सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय जामडोली। आज की इस कक्षा में हम जीप पर सवार इल्लियाँ एक व्यंग्य निबंध है जो कि शरद जोशी जी का है और स्नातक प्रथम वर्ष की कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों संकायों में लागू है। तो आज हम पढ़ेंगे जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी जी का एक व्यंग्य निबंध है। शरद जोशी जी व्यंग्य निबंध में के एक जाने माने हस्ताक्षर हैं और शरद जोशी जी एक प्रतिभा संपन्न व्यंग्यकार हैं और उन्होंने यथासंभव जीप पर सवार इल्लियाँ और हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, इसी बहाने रहा किनारे बैठ, तिल्स्म और दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, इसी बहाने आदि अनेक व्यंग्य संग्रह लिखे हैं। उनकी व्यंग्य रचनाएं जो हैं वो समकालीन राजनीति तथा उससे परिपालित अफसरशाही के कर्तव्यों पर तीखे प्रहार करती है। आज हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, मौका परस्ती, मूल्यहीनता का जो माहौल बना है उसे शरद जोशी जी बड़ी शिद्दत से अपनी रचनाओं में उघाड़ते हैं। यह शरद जोशी जी की विशेषता है कि वो अपनी रचनाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों की विद्रूपताओं का चित्रण करते हैं। उनके व्यंग्य की चोट भी बहुत ही तीखी होती है। शरद जोशी जी के जो निबंध हैं उनकी भाषा बहुत ही सरल, सहज और संप्रेष्य होती है। उनकी भाषा का प्रभाव ही उनकी रचनाओं को श्रव्य बनाता है। शरद जोशी जी बहुआयामी रचनाकार थे। उन्होंने अनेक सीरियल भी लिखे, नाटक भी लिखे, जैसे सिंहासन बत्तीसी, लापतागंज, श्रीमती जी, विक्रम और वैताल, ताने अनार के, इन सीरियलों का सफल लेखन इन्होंने किया। इसी के साथ साथ उन्होंने क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आँच नहीं, गोधूली, चोरनी, उत्सव, उड़ान आदि फिल्मों का लेखन भी किया। शरद जोशी जी हिंदी के मौलिक व्यंग्यकार तथा गद्यकार हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ जोशी जी की एक प्रमुख व्यंग्य रचना है जिसमें उन्होंने देश की नौकरशाही पर तीखा प्रहार किया है। इल्लियाँ ऐसे कीट होते हैं जो चने की फसल को हानि पहुंचाते और इल्लियों को नष्ट करने के लिए सरकार क्या करती है, हवाई जहाज़ों से खेतों में दवा छिड़कवाती है। शरद जोशी जी का मानना है कि दवा छिड़कवाने का अर्थ क्या है, वोट पक्के करना। सरकार जब खेतों में दवा छिड़कवाती है तो उनका अर्थ क्या होता है, अपने वोट पक्के करना। फिर अक्सर लोग फिर क्या होता है कि अफसर लोग जो ऑफिसर्स हैं वो लोग गांव में फसलों को देखने के लिए आते हैं और किसानों से बनावटी पूछताछ करते हैं और चलते समय किसानों से हरे चनों के झाड़ जीप में भरवा लेते हैं और जब वो जाते हैं तो उनकी जीप हरे चनों से भरी होती है। और वो क्यों लेके जाते हैं कि ताकि उनके परिवारजन हरे जो चने हैं उनका स्वाद ले सके। अब शरद जोशी जी ने व्यंग्य में इन अफसरों को क्या कहा है, इल्लियाँ बताया कि जो मुफ्त में हरे चने को लाद कर ले जाते और ये लोग भी फसल को उसी तरह से नष्ट करते हैं जैसे इल्लियाँ, क्योंकि जैसे चने की फसल को इल्लियाँ नष्ट करती हैं, भाई किसानों को तो दोनों तरफ से ही मार पड़ती है, या तो उनके चनों को इल्लियाँ नष्ट करे, इल्ली उनके चनों को खा जाती है, खराब कर देती है, और जो ऑफिसर्स इल्लियों के संबंधित पूछताछ करने आते हैं वो भी चलते समय अपनी जीपों को हरे चने से भरवा लेते हैं, तो उसमें भी किसानों को हानि होती है। तो ये लोग भी फसल को उसी तरह से नष्ट करते हैं जैसे इल्लियाँ। पूरी नौकरशाही को ही जोशी जी ने क्या कहा है, इल्लियाँ जो किसानों को लूटने का काम करती हैं। व्यंग्य की भाषा कैसी है, सरल और प्रवाहपूर्ण है और रचना की जो संवाद अदायगी है वो बहुत ही
ये सोचिए कि बहुत ही प्रभावशाली है। अब आता है जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग्य कि इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं। क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि उसको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। चने का जंगल तो नहीं होता है, खेत होते हैं। यदि खेत नहीं होते तो बताइए गीत कैसे बनता कि समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। यह पुष्ट प्रमाण है, क्योंकि ये व्यंग्य कर रहे हैं हमारी नौकरशाही पर, अफसरशाही पर या राजनीति पर। तो इसी तरह से चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात भी सरासर गलत है, कपोल कल्पना है। जोशी जी क्या कह रहे हैं कि जो हमारे समाज में जो प्रचलित है ना कि चने के झाड़ पर चढ़ाना, तो ये कैसी बात है, कपोल कल्पना है। इससे आगे चने के बारे में मेरी जानकारी उतनी नहीं है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है। वह क्या बात है। जोशी जी कह रहे हैं कि जो शहरों में जो बच्चे रहते हैं, इनमें व्यंग्य के माध्यम से वो ये समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने चने के खेतों को ही नहीं देखा तो उनको क्या पता है कि चने के झाड़ होते हैं, चने के पेड़ होते हैं या चने के पौधे होते हैं। जिस तरह सूर्य मेरे मकान के बाजू से उगकर उस बाजू में डूब जाता है, उसी तरह चना भी खेत में उगकर आदमी अथवा घोड़े के मुंह में डूब जाता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा, यह भय बताकर कि अधिक समय हो रहा है। अब जोशी जी क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे चने के ऊपर किसी को बोलने के लिए मुझे कहा जाए तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, या इस तरह से ही कह सकता हूँ कि जिस तरह से सूर्य मेरे घर के बाजू से उदय होकर, एक बाजू से उदय होकर दूसरे बाजू में अस्त हो जाता है, और तो उसी तरह से चना जो है खेत से उगकर या तो उसको मनुष्य खा जाते हैं या उसको घोड़े खा जाते हैं। इतना ही मैं चने के बारे में जानता हूँ। और फिर मैं यह कहकर बैठ जाऊँगा कि साथियों मैं और भी कुछ बताता, लेकिन समय अधिक है और मेरे और साथियों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चना मेरी कमजोरी है, यह मुझे ताकत देता है, सिर्फ खाते समय, बोलते समय नहीं। अब जोशी जी कह रहे हैं कि पर इधर शहर के अखबारों में चने की चर्चा जरा जोर पर है। इन दिनों मौसम खराब रहा तो हम घर में घुसे रहे, पर पता लगा कि बाहर पानी गिरा और ठंड बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास चने के खेत में इल्ली लग गई। अखबारों में शोर हुआ, चने में इल्ली लग गई और सरकार सो रही है वगैरह। एक अखबार ने चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छापी। इसमें इल्ली सचमुच में सुंदर लग रही है। चना हमने भी कम नहीं खाया, पर देखिए पक्षपात की तस्वीर इल्ली की छपी। तो जोशी जी इसमें क्या जोशी जी कह रहे हैं कि चने की चर्चा इस समय बड़े जोर शोर से है। क्यों जोर शोर से है कि अखबारों में छपा है कि चने में इल्लियाँ लग गई है। बाहर बारिश का मौसम रहा, नमी रही, और जब नमी होती है तो नमी में इल्लियाँ पनप जाती हैं, और अखबार वालों ने उसको बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार किया है कि चने में इल्ली लगी हुई है और सरकार को कोई खैर खबर ही नहीं। उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया। अब जोशी जी कह रहे हैं कि इल्ली के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। इल्ली से बिल्ली और दिल्ली के तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता जरूर मैंने पढ़ी थी, इसके सिवाय मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब आगे वो कहते हैं कि मेरे एक मित्र हैं, ज्ञानी हैं, यानी पुरानी पोथियाँ पढ़े हुए हैं। मित्रों में एक आध मित्र विद्वान भी होना चाहिए। इस नियम को मानकर मैं इनसे मित्रता बनाए हुए हूँ। कि एक बार विद्वता की झोंक में उन्होंने बताया था कि एक नाम इला, कह रहे थे अन्न की अधिष्ठात्री देवी, इला यानी पृथ्वी। मुझे यह बात याद रह गई, जब इल्ली लगने की खबर चली तो मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्ली से क्या संबंध। इला क्या को तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली अन्न की नष्टात्री देवी। धन्य है ये इल्लियाँ, इसी इला की पुत्रियाँ हैं। अपने इस इला इल्ली के ज्ञान से मैं प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो मैं अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं। पर ये कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में हमें क्यों बुलाने लगे। इधर मैं अपने ज्ञानी मित्र से इल्ली के विषय में अधिक जानने हेतु मिलने को उतावला होने लगा।
मेरी पुत्री ने तभी इल्ली संबंधी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए अपने प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 देखकर कहा कि इल्ली से तितली बनता है। तितली जो फूलों पर मंडराती है, रस पीती है, उड़ जाती है। मेरे अंतर में एक कवि है जो काफ़ी हूट होने के बाद सुप्त हो गया है। तितली का नाम सुनते ही वह चौंक उठा और इल्ली के समर्थन में भाषण देने लगा। यह तो बाग की शोभा है। मैंने कहा, अब गोभी के बिग फूल, तैने कभी अखबार पढ़ा? ये इल्लियाँ चने के खेत खा रही हैं और अगले वर्ष भाजिए और बेसन के लड्डू महंगे होने की संभावना है। मूर्ख चुप रहे। कवि चुप क्यों रहने लगा? मैंने दोबारा बुलाने का आश्वासन दिया, तब माइक से हटा। जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भाषण शुरू किया, और शायद नेताओं ने जो भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया। मतलब पता नहीं है कि पहले अखबारों ने शोर मचाया या पहले नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन कुछ भी रहा हो, कार्यकर्ताओं ने अपने पंख फड़फड़ाए और वे गांव की ओर चले। सुबह हुई, रेंगती हुई रिपोर्टों ने राजधानी को भी घेर लिया और हड़बड़ाकर आदेश निकले। जीपें गुर्राई, तार तानकर इल्ली का मामला दिल्ली तक गया। ठेठ हिंदी के ठाठ में कार्रवाइयाँ हुई। खेतों पर हवाई जहाज से सन्नाकर दवाइयाँ छिड़कने लगे, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। किसान बेचारे दंग रह गए। फसल बची या नहीं क्या मालूम, पर वोट मजबूत हो गए और सरकार को तो अपने वोट ही मजबूत करने थे। इस बात को विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसे हवाई जहाज़ों पर दवा छिड़कते रहे तो हमारी जड़ें तो साफ हो जाएगी। शहर के आसपास यह होता रहा, पर बंदा अपना 6 पृष्ठ का अखबार 10 पैसे में पढ़ता यहीं बैठा रहा। एक दिन एक कृषि अधिकारी ने कहा, चलो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चले। उनके एक जानकार मित्र थे जो कि इल्ली उन्मूलन कृषि अधिकारी थे, और वो लेखक को अपने साथ गांव में ले गए कि तुम भी बैठो हमारी जीप में। मैंने सोचा चलो इसी बहाने से पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़ होते हैं, और मैं भी जीप पर सवार हो गया। रास्ते भर मैं उनके विभाग के अन्य अफसरों की बुराई करता रहा और उसका मनोरंजन करता रहा। कोई आधे घंटे बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ चारों तरफ खेत थे। वहाँ एक छोटा अफसर खड़ा इस बड़े अफसर का इंतजार कर रहा था। ये नौकरशाही के बारे में इन्होंने चित्रण किया है कि किस तरह से जब बड़े ऑफिसर्स आते हैं तो छोटे ऑफिसर्स अपने हाथ बांधकर उनके आगवानी के लिए खड़े होते हैं। मैंने गौर से देखा, चने के पौधे होते हैं, खेत होते हैं, यानी समदन की घोड़ी गलत नहीं खड़ी थी। वह वहीं खड़ी थी जहाँ हमारी जीप खड़ी थी। देखो भाषा कितनी सरल और सहज। हम पैदल चलने लगे, चारों ओर खेत थे। मैंने एक किसान से पूछा, जब तुम खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? वह समझा नहीं, फिर बोला, मिट्टी निकलती है। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में भी यहाँ खेत थे। मैंने कहा, मेरी जरा इतिहास में रुचि है। खुदाई करने से इतिहास का पता लगता है। अगर खुदाई करने से नगर निकला तो समझिए यहाँ प्राचीन काल में नगर था, और यदि सिर्फ मिट्टी निकलती है तो समझिए यहाँ प्राचीन काल में खेत थे। और आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बातें करते हुए जा रहा था। इस खेत में इल्लियाँ नहीं हैं? बड़े अफसर ने पूछा। जी नहीं है, छोटा अफसर बोला। कुछ तो नज़र आ रही हैं? जी हाँ, कुछ तो है। कुछ तो हमेशा रहती है? जी हाँ, कुछ तो हमेशा रहती है। खास नुकसान नहीं करती? जी हाँ, खास नुकसान नहीं करती। फिर भी खतरा है? खतरा तो है, कभी भी बढ़ सकती है। जी हाँ, बढ़ सकती है। सुना सारा खेत साफ कर देती है? बिल्कुल साफ कर देती है। इस खेत पर छिड़काव हो जाना चाहिए? जी हाँ, हो जाना चाहिए, जैसा आप फरमाएं, छोटे अफसर ने नम्रता से कहा, और फिर दोनों चुपचाप चलने लगे। अब देखिए इन जो ये वाक्यांश है, इनकी बातचीत है, इसमें किस तरह से दिखाया है कि छोटा अफसर बेचारा बड़े अफसर की किस तरह से हाँ में हाँ मिला रहा है। मेरी पोजीशन हो तो मुझे बताना, मैं हुक्म कर दूंगा। मैं जैसी पोजीशन होगी आपके सामने पेश कर दूंगा। और सुनो जी, हुक्म, मुझे चना चाहिए हरा, घर ले जाना है, जीप में रखवा दो। अभी रखवाता हूँ। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका। ओए, क्या नाम है तेरा? किसान भाग कर पास आया। छोटे अफसर ने उसे घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? नहीं हुजूर। अबे थी ना वो, कहाँ गई? हुजूर पता नहीं कहाँ गई। अबे बता कहाँ गई सब इल्ली?
किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा। उसे लगा इस अपराध से उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा, फिर बोला, अच्छा खैर, जरा हरा हरा चाना छांट कर साहब की जीप में रखवा दे, चल जरा चल देखा। ऐसा कहते हैं कि जिसकी जहाँ चल जाती है, यानी हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। वही छोटा अफसर जो अपने बड़े अफसर के सामने हाथ बांध कर खड़ा था और जी हाँ कर रहा था, वही छोटा अफसर उस किसान पर किस तरह से घुड़की लगाता है, उसको किस तरह से परेशान करता है। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगता है। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा है। इधर मैं और वह बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यह सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिलीशरण गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुनाई, जो उसने कभी 8वीं कक्षा में रटी थी। कहने लगा कि मेरे मन में अब यह कविता उठती है। मैं जीप पर सवार हो खेतों में चला आता हूँ। मैं बूट तोड़ते किसानों की ओर देखता सोचने लगा कि गुप्त जी को बेचारे को क्या पता था कि वे कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे। जो बेचारे हमारे अन्नदाता हैं, हमें अन्न उगा कर देते हैं, और किस तरह से उनके खेत को एक तरफ तो इल्लियाँ नुकसान पहुंचा रही थी और दूसरी तरफ उस ऑफिसर्स ने यहाँ नुकसान करवा दिया। कुछ देर बाद हम लोग जीप पर सवार होकर आगे बढ़े। किसान ने हमें जाते देखकर राहत की सांस ली। जीप में काफ़ी हरा चना ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगा। एकाएक मुझे लगा कि जेब पर 3 इल्लियाँ सवार हैं। देखो जोशी जी किस तरह से सहज ढंग से व्यंग्य कर रहे हैं कि जोशी जी को अचानक क्या लगा कि जीप पर जैसे 3 इल्लियाँ सवार है। जिस तरह से इल्लियाँ किसान के खेत को खा रही थी और उससे उनका नुकसान हो रहा था, उसी तरह से उसके खेत से ढेर सारा चना पड़वा कर किसान तो बेचारा दोनों तरफ से ही मारा गया। एक तरफ तो इल्लियाँ उसके खेत को नुकसान पहुंचा रही थी और दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स जो वहाँ पर पूछताछ या छानबीन करने आए थे, उन लोगों ने उसके खेत से ढेर सारा चना उखड़वा कर उसका नुकसान किया। तो जोशी जी ने उनको अपने उस ऑफिसर्स को और खुद को भी इल्लियाँ बताया। 3 बड़ी बड़ी इल्लियाँ, सिर्फ 3 ही नहीं, जोशी जी कहते हैं कि ऐसी हजारों इल्लियाँ हैं, लाखों इल्लियाँ। ये सिर्फ चना ही नहीं खा रही, सब कुछ खा जाती है और निशंक जीपों पर सवार होकर चलती है। इस तरह से जोशी जी ने जीप पर सवार इल्लियों में नौकरशाही, अफसरशाही और आज की राजनीतिक व्यवस्था पर करारे ढंग से व्यंग्य किया है। धन्यवाद।